बैठक हो रही है, इसलिए मैं आप सबका प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की राजधानी में आप सभी का स्वागत भी करता हूं। सज्जनों, देश और दुनिया के लिए यह कौतूहल और आश्चर्य का विषय सचमुच बना हुआ है कि मोदी जी ने किस नमूने को प्रदेश में भेज दिया है। लोग ये मानते थे कि हम लोग प्रदेश में जब सरकार बनाएंगे तो मैं, केशव जी और दिनेश जी सड़कों पर उतर करके पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने विचार परिवार के माध्यम से जो संस्कार प्राप्त किए, राजनीति को किसी पद प्राप्ति का एक साधन न मान करके अगर कहीं कोई दायित्व मिलता है तो उस दायित्व को एक कर्तव्य मानकर, पद को प्रतिष्ठा से न जोड़ करके एक परीक्षा मान करके, और अपने पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में अगर मैं कहूं कि सिद्धांत विहीन राजनीति फांसी का फंदा है जो व्यक्ति और समाज दोनों को निर्मम रूप से मृत कर देता है, तो हम लोगों ने इस बात को विश्वास में रख करके कार्य प्रारंभ किया कि हम सिद्धांत विहीन राजनीति के माध्यम से मौत के फंदे को चूमने वाले उन राजनीतिक दलों से इतर हट करके कार्य करके दिखाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मार्गदर्शन किया है उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद पूरे देश के अंदर एक हलचल प्रारंभ हुई है, और वह हलचल है कि अब जातिवादी, परिवारवादी और तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त होगी और देश के अंदर विकास और राष्ट्रभक्ति की राजनीति ही हो पाएगी, वही टिक पाएगी। आज वे सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों, जिन मूल्यों और जिन आदर्शों की राजनीति की है, वास्तव में उसी से भारत का कल्याण हो सकता है और उसी से विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। आज लोग इस बात को देख रहे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिकता के पर्याय के रूप में रख करके अछूत बना दिया गया था, आज उस भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व देश और दुनिया के अंदर अपनी अद्भुत क्षमता, अपनी कर्मठता, अपनी सक्रियता और अपनी लोकप्रियता के बल पर वैश्विक नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। और वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। सज्जनों, हम सब के लिए प्रदेश में इस अराजकता से निपटने के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं, क्योंकि हम सबके सामने एक आदर्श पहले से है। आदरणीय मोदी जी ने देश के अंदर शासन सत्ता का संचालन कैसे होना चाहिए ये हम सबके सामने रखा है। स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने जब आदर्श है, हमें तो केवल उसका अनुगामी बनकर के इस व्यवस्था को उसके साथ संबद्ध कर देना है। और इस देश से पिछले लगभग 1.25 महीने के अंदर जो कार्य हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं, इस सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के परिश्रम से
प्रदेश में एक अभूतपूर्व सफलता के बाद सरकार बनी है। इस सरकार ने उन जन अपेक्षाओं पर, आप सबकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है और इसीलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हो रही है, तो मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हम लोगों ने कुछ निर्णय किए। यद्यपि आप लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे, टेलीविजन चैनल को देखते होंगे, आपको उन सभी घटनाओं की जानकारी होगी, लेकिन एक साथ उन सभी को अगर हम लोग समेट करके यहां पर आपके सामने रखें, यद्यपि हमने इस बात का भी प्रयास किया है कि सरकार के इन सभी कार्यों को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश कार्यकारिणी के सामने रखें, क्योंकि हमारा दायित्व भी है, इसलिए भी क्योंकि आप लोगों ने चुन करके भेजा है, आपको ये जानने का अधिकार है कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार क्या कर रही है और इसीलिए आपके सामने हम लोग प्रयास करेंगे कि कल हम लोग पूरी सरकार की पूरी गतिविधियों को बहुत 15 मिनट में, लेकिन संक्षेप में हम लोग रखें, कल प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो आए। आज मैं स्वयं आपके सामने कुछ संक्षेप में उसको रखना चाहूंगा। शपथ लेते ही मैंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। मेरे दोनों सहयोगी केशव जी, माननीय दिनेश जी मेरे साथ में थे, तो अधिकारियों के साथ हम बातचीत कर रहे थे। हम लोगों ने केवल 2 मुद्दों पे चर्चा की। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित रहें। इसके लिए प्रदेश शासन के पास क्या कोई इस प्रकार का कोई उन्होंने तंत्र विकसित किया है कि जो इसके लिए कुछ योजनाएं तय हो सकें? लगभग हाथ खड़े कर दिए उन लोगों ने। कहा कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है और व्यापक ट्रांसफर पोस्टिंग करने पड़ेंगे। हम लोगों ने कहा नहीं, बिना ट्रांसफर पोस्टिंग के ये संभव है। अब हम लोगों ने इसी समय हमने कहा 24 घंटे के अंदर हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एंटी रोमो स्क्वाड गठित हो जाए और वह कार्य करना प्रारंभ कर दे। और सज्जनों, आपने देखा होगा 24 घंटे के अंदर सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए। हम लोगों ने चुनाव के दौरान अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया था और चुनाव के दौरान प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला था। तो मुझे अक्सर इस बात के लिए, अगर कहीं किसी कार्यकर्ता के घर में हमें जाने का अवसर मिलता था, कहीं हम लोग जाते थे, तो एक शिकायत मिलती थी परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा एक बात की शिकायत की जाती थी कि हम लोग स्कूल जाते हैं, सौदे और मनचले हम लोगों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। माताएं इस बात के लिए चिंतित होती थीं कि कैसे बालिकाएं सुरक्षित हो पाएंगे। और सज्जनों, हम लोगों ने इस बात को पहले ही दिन इस बात को लागू किया कि एंटी रोमो स्क्वाड पूरे प्रदेश के अंदर कार्य प्रारंभ करे। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। होता है, कोई भी अच्छे कार्य का विरोध होगा, उसके दोनों पक्ष होंगे, लेकिन व्यापक पैमाने पर हम लोगों को माताओं और बहनों की ओर से समर्थन मिला। उनके एसएमएस आए, उनके मेल आए, उनके पत्र आए, उनके टेलीफोन आए, समाचार पत्रों में उन्होंने खुल करके इसके पक्ष में कहा कि अब हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश अब अराजक प्रदेश नहीं रह पाएगा। और सज्जनों, वह एक व्यापक स्तर पर चलाया गया एक अभियान है जो आज भी पूरी तरह प्रभावी है। मैं आश्चर्य करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनजीटी ने 2014 में प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था, उसकी समीक्षा करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में प्रदेश के प्रशासन से कहा कि अवैध बूचड़खानों को बंद करो। उनके लिए एक नियमावली तय की गई, बंद नहीं हो पाए। आदेश जारी होते थे। अगर कहीं कोई पुलिस का अधिकारी जाता था तो उसके साथ छुरेबाजी होती थी, उसको मार करके भगा दिया जाता था। जब हम लोगों ने अधिकारियों से इस बारे में पूछा कि ये सब क्या है, उन्होंने कहा साहब जो है जाएंगे तो लोग छुरा मारेंगे। फिर हमने कहा सत्ता बदल चुकी है, अब कोई छुरा नहीं मारेगा, सबके छुरे चाकू सब गायब हो चुके होंगे। आप लोग जाइए
एक झटके में सबको बंद करने के लिए कह दीजिए, और नहीं होता तो आप लोग कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपने देखा होगा स्वतः सब बंद होता गया। अवैध बूचड़खाने प्रदेश के अंदर लगभग बंद हो चुके हैं। जो बचे हैं उनको भी हम कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके ठिकाना लगाने का कार्य करेंगे। लोग आश्चर्यचकित थे, ये सब कैसे हो रहा है, पहले तो होता नहीं था। वही प्रशासन है, केवल शासन बदला है, शासन के चेहरे बदले हैं, सब कुछ वही है, वही प्रदेश है। जहां पर छुरेबाजी होती थी, चाकूबाजी होती थी, प्रशासन के लोग मार खाते थे, आज वो प्रशासन सुरक्षित है। लेकिन अवैध रूप से एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की नियमावली के विरुद्ध जो लोग इस कार्य को संचालित करते थे, वे लोग स्वच्छंद थे, सत्ता का संरक्षण पाकर के अराजकता फैलाते थे। हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के इस दूसरे संकल्प को भी, मुझे लगता है 1 सप्ताह के अंदर ही इसको भी हम लोगों ने लागू किया। लागू करने के साथ साथ प्रभावी ढंग से इसको किया। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा साहब रोजगार पर असर पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे स्वास्थ्य के प्रति तो एक खिलवाड़ है। अरे हमने कहा क्या, हम लोग तो बिल्कुल शाकाहारी हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, लेकिन क्या तुम लोगों से कम ताकत है क्या? हमारा तो पूरा मंत्रिमंडल ज्यादातर शाकाहारी है, और मंत्रिमंडल के सदस्य प्रातः 7 बजे से लेकर के अपने कार्यों को निपटाते होंगे, 9 बजे से कार्यालय में, और इधर उधर दौरे के बाद सायकाल 6 बजे से बैठते हैं, रात्रि 1 बजे तक उनको अपने सरकारी कार्य कामकाज को निपटाना पड़ता है या सरकारी कामकाज को देखना पड़ रहा है। तो जो व्यक्ति सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक कार्य कर रहा है, क्या आप उसको कमजोर कह रहे हैं? हम लोगों ने कहा मानक पूरा करिए, सुप्रीम कोर्ट के नियम और उनके मानक के अनुरूप आप अगर कार्य करेंगे, सरकार आपको नहीं छेड़ेगी। और जिन लोगों की आदत खराब हो चुकी है, जो लोग न्यायिक व्यवस्था को नहीं मानते, जिन लोगों को प्रशासन और शासन की व्यवस्था पर विश्वास नहीं था, वे लोग मानक कभी पूरा कर भी नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से वह पुनः प्रारंभ नहीं होना है। बंधुओं, ये व्यवस्था फिर आगे बढ़ी। हम लोगों ने इस बात को भी कहा था कि हम लोग सीमांत और लघु और सीमांत किसानों के कर्जों को माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए बड़ी चुनौती थी। बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि इस वर्ष चुनाव के ठीक पहले की क्षमता बढ़ाने, नए सब स्टेशन स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, लेकिन जो सरकारें वही, प्रशासन भी वही, लेकिन विद्युत की आपूर्ति के घंटे बढ़े होंगे, लोगों को कुछ तो उसमें राहत दिखाई दिया होगा, और आने वाले समय में और भी राहत इसमें मिलेगा। आप लोग इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, और वह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिलाने में। और दूसरा, जिन लोगों ने विद्युत कनेक्शन लिया है उन लोगों से कि भाई समय पे बिजली का बिल जमा कर दें। जो लोग अभी भी चोरी की आदत डाले हुए हैं, उन लोगों को जागरूक करके कि भाई 24 घंटे बिजली चाहिए तो लाइन लॉस उतना ही कम करिए। जहां लाइन लॉस कम होगा, हम लोग तय कर चुके हैं, वहां भी हम ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे की बिजली की आपूर्ति करेंगे। और इसलिए एक बड़ी भूमिका का निर्वाह जब आप जन जागरण के कार्यक्रम में निचले स्तर पर जाएंगे, बूथ स्तर के कार्यक्रम करेंगे, मुझे लगता है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि सरकारें वही हैं। पहली बार हुआ कि अगर बिजली के कारण, बिजली के जर्जर पोल और तार के कारण किसान की खड़ी फसल जलती है, तो विद्युत विभाग ने 1 सप्ताह के अंदर उस पीड़ित किसान को मुआवजा दिया है। मंडी समिति ने 1 सप्ताह के अंदर उस पीड़ित किसान को मुआवजा दिया है। इससे पहले कभी नहीं होता था। विद्युत विभाग कहीं झांकने नहीं आता था, वहां पे देखने नहीं आता था, पूछने नहीं आता था, लेकिन पहली बार एक कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और यही नहीं, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश की पहचान किस बात को दे होती थी। मैं अक्सर इस बात को देखता था, उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे, लोग हम पर मजाक करते थे, लोग कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश से हैं
तो उत्तर प्रदेश की पहचान किस रूप में कहते थे साहब, जहां से आप चलें दिन में, जहां से सड़कों पर गड्ढे प्रारंभ हो जाएं, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का सीमा चुकी है। जहां से सायकाल आप जाए अंधेरा दिखाई दे, वह उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी तय किया है, सड़क निर्माण के लिए जो हमारी कार्यदायी संस्था है उन्होंने तय किया है कि 15 जून तक हम प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे और इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो चुका है। हमें विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त करेंगे। सज्जनों, प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और ये सरकार आपने अराजकता के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक जन जागरण करके प्रदेश में इस सरकार को बिठाया है और ये सरकार इसके लिए संकल्पित है। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेंगे। कानून का राज स्थापित हो, इस दृष्टि से प्रदेश के अंदर चाहे वह वन माफिया हो, चाहे वह भू माफिया हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का माफिया हो, उसके खिलाफ सख्ती से सरकार निपटेगी। हम लोग कानून के इस राज को स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन अगर कानून के साथ किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो फिर सरकार उससे सख्ती के साथ निपटने के लिए संकल्पित है। और इस बात को लेकर के आपकी उस संकल्पना को जो आप जनता के बीच में जा करके कहते थे कि गुंडा राज समाप्त होना चाहिए, उस गुंडा राज को समाप्त करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और आपको सार्थक परिणाम बहुत शीघ्र दिखाई देंगे। और 100 दिन के अंदर जब ये सरकार अपने 100 दिन के कार्यों का हिसाब लेकर के आपके बीच आएगी तो हम बहुत सार्थक परिणाम इन सब मुद्दों पर लेकर के आएंगे। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है नमामि गंगे परियोजना। अब आश्चर्य करेंगे, प्रदेश के अंदर इससे पहले वो कार्य हुए ही नहीं। उसमें ऐसे लगता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे विकास से उससे कोई मतलब ही न रहा हो। जितनी भी ऐसी योजनाएं थीं जो प्रदेश में वास्तव में कल्याणकारी साबित हो सकती थी, प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ा सकती थी, प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती थी, इसलिए सरकार ने उसको लागू ही नहीं किया। कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 वर्ष होने जा रहे हैं 26 मई को, और इस दौरान 60 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं एकदम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए, उसके आत्मनिर्भरता के लिए जो योजनाएं लागू की, उन योजनाओं को प्रदेश में लागू ही नहीं किया गया। और नमामि गंगे परियोजना एक केवल गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा की अविरत धारा को लेकर के ही नहीं, देश की नदी संस्कृति को बचाने की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। देश की जल संस्कृति को बचाने की, देश के जीवन को बचाने की महत्वपूर्ण योजना है। उस योजना को भी प्रदेश के अंदर लागू नहीं करने दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। हम लोगों ने तय किया है, कल हमारी यहां पर कार्यकारिणी में उपस्थिति रहनी है, इसलिए कल हम लोग इस योजना में नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कल एक योजना तय की है और हम लोगों ने उस योजना के साथ अपने आप को संबद्ध करते उसके साथ जोड़ा है। किस 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में 15 जिले उत्तर प्रदेश के पड़ेंगे, 985 गांव पड़ेंगे। इन सभी 985 गांवों में और उन 15 के 15 जिलों में कल गंगा की स्वच्छता के लिए शपथ का कार्य पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर होगा और हम प्रदेश के अंदर नमामि गंगे परियोजना की सफलता के साथ साथ प्रदेश की जल संस्कृति और नदी संस्कृति को बचाने के लिए हम युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे और वह कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नमामि गंगे परियोजना में हम लोग अब तक 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भारत सरकार से स्वीकृत करा करके उसको आगे बढ़ा चुके हैं और बहुत शीघ्र आप देखेंगे जब 2019 में आप प्रयागराज के अर्ध कुंभ में जाएंगे तो आपको गंगा जी में शुद्ध गंगा जल के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार की स्थिति हम 2019 तक पैदा कर देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर त्योहारों में विद्युत की आपूर्ति नहीं होती थी। नवरात्र में आपने देखा होगा, नवरात्र
से ठीक पहले सरकार का गठन हुआ और वासंतिक नवरात्र के दौरान विद्युत की आपूर्ति देवी मंदिरों में हो। मैंने ऊर्जा मंत्री से इस बात के लिए कहा, मैंने कहा कैसे होगा? उन्होंने कहा हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और लग करके पहली बार हुआ। अयोध्या में रामनवमी के पर्व पर कोई तैयारियां नहीं होती थी, न सफाई होती थी, न सड़कें बनती थी, न बिजली की आपूर्ति होती थी, न सुरक्षा की व्यवस्था होती थी, कुछ भी नहीं। पहली बार हुआ 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, साफ सफाई की व्यवस्था, बैरिकेटिंग की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था प्रशासन के स्तर पर प्रारंभ हुई और इसको हम लोग अनवरत आगे भी बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। चाहे वह इस नवरात्र के पर्व के दौरान, चाहे वह विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में रहा हो, चाहे मां पाटेश्वरी के मंदिर में रहा हो, चाहे मां शाकंभरी देवी के मंदिर में रहा हो, या प्रदेश के अंदर जहां जहां भी शक्तिपीठें हैं, देवी मंदिर हैं, उन सब में भी यह कार्य प्रारंभ किया गया कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अगर पर्व और त्योहार है तो उन भावनाओं का पूरा सम्मान देंगे और सम्मान को देते हुए इस कार्य को पूरी मजबूती के साथ लगाने का प्रयास किया गया। स्वच्छ भारत अभियान, हमारे मंत्रिमंडल के हमारे सभी सहयोगियों ने शपथ लेने के बाद जब कार्यालय गए तो पहले दिन कोई कार्यालय में बैठा नहीं था। वे लोग गए, केवल कार्यालय का निरीक्षण करके स्वच्छता अभियान के प्रति सभी को शपथ दिलाई। और स्वच्छता अभियान का वह क्रम हमारा वहीं पे रुका नहीं, अभी भी ये जारी है। हम लोगों ने इस बात को कहा है कि प्रदेश में किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पान है, गुटखा है, तंबाकू है, ये खाकर के कोई न जाए, धूम्रपान न करें, मद्यपान न करें। पूरी मजबूती के साथ हम इसको रोक रहे हैं और स्वच्छता अभियान के लिए एक बृहद कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हम लोग चला रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता अभियान के प्रति जो सोच है वह भारत को स्वस्थ बनाने, भारत को समर्थ बनाने की सोच है और उस अभियान को प्रदेश के अंदर लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसमें आपकी भी बड़ी भूमिका हो सकती है। सज्जनों, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं इस बात को, वहां पे इंसेफ्लाइटिस बीमारी है। इंसेफ्लाइटिस वास्तव में कोई बीमारी नहीं, मैं पिछले 20 वर्षों से इसको बहुत नजदीक से देख रहा हूं। हम लोगों ने सड़कों पे लंबी लड़ाई इसके खिलाफ लड़ी थी, लेकिन अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर उन क्षेत्रों में साफ सफाई की पुख्ता व्यवस्था हो जाए, छिड़काव की व्यवस्था हो जाए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाए, इंसेफ्लाइटिस हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और उस अभियान को वहां पर हम लोगों ने प्रशासन के साथ तो जोड़ा है। प्रशासन को इस बात के लिए कह दिया गया है कि स्वच्छता अभियान प्राथमिकता होनी चाहिए और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक कस्बे में इस अभियान को हमें चलाना चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे इस बात का आपकी अपील करूंगा, हमारा नगर विकास मंत्रालय इस पर कार्य कर रहा है, नगरीय क्षेत्रों में ग्राम्य विकास और पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्र में कार्य भी कर रहा है। लेकिन मैं आपसे इस बात की अपील करूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने का एक अभियान होता है, कहीं अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो एक सप्ताह पहले से उस क्षेत्र में सफाई का एक विशेष अभियान चलता है। और दूसरा, ऊर्जा की बचत के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट और एलईडी को अधिक से अधिक लगाने के लिए एक विशेष अभियान हम लोगों ने प्रदेश में तय किया है। प्रदेश के हर महानगर में, प्रदेश के हर नगर पंचायत में, प्रदेश के हर नगर पालिका परिषद में हम लोग इस स्वच्छता अभियान को अपने साथ में लेकर के ऊर्जा बचत के इस अभियान को भी लेंगे और एनर्जी इफिशिएंसी जो कॉर्पोरेशन है भारत सरकार का, उसके साथ मिलकर के हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जहां स्वच्छता अभियान को चलाएंगे वहीं एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने और चाहे वह नगर निगम के क्षेत्र हो, नगर पंचायत परिषद के क्षेत्र हो, नगर पालिकाएं हो, वहां पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के एक बृहद अभियान को हम अपने हाथों में लेंगे और उसमें आपका सहयोग। क्या भारतीय जनता पार्टी की बूथ इकाइयां पूरे प्रदेश के अंदर सप्ताह में एक दिन स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ करके, श्रमदान के उस अभियान के साथ जुड़ करके एक नए अभिनव प्रयोग के साथ समाज को अपने साथ जोड़ पाएगा? और अगर हम लोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।
हमारे प्रभारी मंत्री तय हो चुके हैं और मैं चाहूंगा कि जिन जिन जनपदों में हमारे प्रभारी मंत्री जाएं या मैं कमिश्नरी स्तर के समीक्षा बैठकों में निकलने वाला हूं, हमारे प्रभारी मंत्रीगण, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और सभी माननीय मंत्रीगण प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में समीक्षा बैठकों में जाएंगे। वहां पर समन्वय के साथ साथ विकास की योजनाओं, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ इस अभियानों को भी आगे बढ़ाने के लिए अच्छा होगा जहां हमारे उप मुख्यमंत्रीगण जाएं। दोनों माननीय उप मुख्यमंत्रियों के जाने पर या हमारे सभी मंत्रियों के जाने पर आप लोग उनके स्वागत के लिए फूल और माला की बजाय अच्छा होगा कि किसी एक मोहल्ले को सफाई की दृष्टि से गोद में लेकर के स्वच्छता अभियान को वहां पर चलाएं और फिर स्वच्छता अभियान के साथ एक दिन पहले स्वच्छता अभियान हो और फिर उस दिन माननीय मंत्री का दौरा या माननीय उप मुख्यमंत्री का दौरा कराएं या मैं कमिश्नरी में आ रहा हूं तो मुझे वहां लेकर के जाएं। क्या आपने किया है बताइए और फिर वहां की कोई समस्या है तो उसके बारे में हम लोगों को बताइए। वहां पर अब हम लोगों को क्या करना है, एक नया कार्य संस्कृति वहां पे जन्म ले लेगी, एक नई स्थिति आपको देखने को मिलेगी। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति आपके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। जिसको अब तक आप ये मानते थे कि हमारे साथ नहीं आएगा, आप देखना अगर आप 10 कदम चलेंगे तो आपके साथ वो 20 कदम आगे चल करके दिखा देगा और ये हमें करना होगा। हर दौरे में हर महीने मंत्री आपके यहां प्रभारी मंत्री हर महीने आपके जिले में जाएंगे। अन्य माननीय मंत्री अपने विभागीय दौरों से जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे मंत्रीगण केवल जा रहे हैं तो अपनी समीक्षा बैठक आने के बाद उनका कार्य समाप्त हुआ। समीक्षा ये तो उनका अतिरिक्त कार्य है, मूल कार्य तो विभाग के कार्यों की दृष्टि से प्रदेश के हर जनपद में जाना और हर जनपद में जाने के बाद वहां पर अपने विभागीय कार्यों की समीक्षा तो उनको लेना ही लेना है, लेकिन संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल हो सके इस दृष्टि से उस जनपद के प्रभारी मंत्री के रूप में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को वहां पर पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए प्रभारी मंत्री उस जिले समिति की जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में वहां पर इन योजनाओं को लागू करेंगे। हम लोगों ने आज 30 ऐसे आइटम बनाए हैं और उसको हम लोग आज सायंकाल तक वो पूरी टाइप हो जाएंगे तो सभी माननीय मंत्रियों तक पहुंचाएंगे जिनकी समीक्षा उन जिलों में होगी। आपको पहले से ही माननीय मंत्रियों की ओर से वो सारे के सारे कागज प्राप्त भी हो जाएंगे, लेकिन अच्छा होगा कि स्वागत फूल और माला की बजाय स्वच्छता अभियान के साथ प्रारंभ हो। माननीय प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं कि स्वच्छता अभियान को हम प्राथमिकता के आधार पर लें और अगर इस कार्यक्रम को हम प्रदेश के अंदर कर दें तो वास्तव में उत्तर प्रदेश देश के अंदर जो उम्मीदें लोग लगाए हैं उन उम्मीदों पर हम खरा उतरते हुए दिखाई देंगे। सज्जनों, हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ कार्य प्रारंभ किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत खराब है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 22 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा राज्य, 22 करोड़, पूरा यूरोप समा जाए आपके उत्तर प्रदेश में, और एक राज्य है भी। इस राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी दयनीय है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी पूरे चिकित्सक नहीं है, और चिकित्सक हैं तो दवा नहीं है, पैरामेडिकल का स्टाफ नहीं है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ जिला चिकित्सालयों में भी चिकित्सकों की उपस्थिति और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएंगे। जहां पर हमारे पास चिकित्सक नहीं उसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, और जहां पर हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हम वहां पर दवा के लिए और निजी क्षेत्र में जो चिकित्सक कार्य कर रहे हैं उनके साथ समझौता करके, उनके साथ बैठक करके उनको हम प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिठा करके उनकी सेवाएं भी लेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य करेंगे। एक अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, हम इसको लेकर के चलेंगे। युद्ध स्तर पर इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है और उस स्थिति को और तेज किए जाने की आवश्यकता है। इसमें आपका भी मार्गदर्शन और सहयोग महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो स्वयं चिकित्सक होंगे, वे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वे लोग एक
आपस में बैठ करके तय कर सकते हैं कि किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर 2 घंटे भी एक चिकित्सक बैठ जाए तो बड़ी बात होगी, गांव के लोगों को बड़ी राहत हो जाएगी। वहां पर हम अगर प्राथमिक उपचार की कुछ सुविधा दे दें, बड़ी सुविधा हो सकती है। और उसी प्रकार से शिक्षा की, मैं देख के ताज्जुब कर रहा हूं, शिक्षा की कितनी खराब स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। स्वाभाविक रूप से 15 वर्षों तक प्रदेश में जिन लोगों ने शासन किया है, उनके जो आचरण थे तो शिक्षा विरोधी तो उनको होना ही होना था, शिक्षा की दुर्गति तो होनी थी। और प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, सब में एक जैसी स्थिति हम लोग तय कर चुके हैं। उसमें पूरी व्यवस्था को पारदर्शी ढंग से बनाएंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व की कमेटी उस पर कार्य कर रही है और बहुत शीघ्र उसके परिणाम सामने आएंगे। नया सत्र प्रारंभ होगा, आप देखना जुलाई में, 15 जुलाई के बाद आप बात करना। जब प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की यूनिफॉर्म को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यूनिफॉर्म अब होमगार्ड की नहीं, बल्कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी किसी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल के बच्चों की तरह यूनिफॉर्म के साथ अपने विद्यालयों में नजर आएंगे और साथ ही साथ उनके पैरों में भी अच्छे जूते चप्पल होंगे। प्रदेश सरकार देगी, प्रथम सप्ताह में सारी आपूर्तियां जुलाई के प्रथम सप्ताह में तय कर देंगे। ये चीज पाठ्यक्रम में व्यापक संभावनाएं हैं अभी और उसके लिए पूरी टीम कार्य कर रही है। ऐसा नहीं लखनऊ में हमारा जो मंत्री परिषद यहां बैठा नहीं है, आप सुनते होंगे, देखते भी होंगे, और हम लोग लगातार इस बात के लिए लगातार आपस में एक समन्वय करते बैठते हैं। 6 बजे तक अपने कार्यालय के कार्य को निपटाइए, 6 बजे के बाद फिर सरकार के पूरे कार्यों को लेकर के एक प्रेजेंटेशन में आप उपस्थित हो जाइए। और वो कब तक चलना है किसी को पता नहीं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। और पहले दिन जब 12:30 बजे, तो मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं कि किसी बुजुर्ग मंत्री की तबीयत खराब हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि सचमुच जितने हमारे ऐसे मंत्री थे माथुर जी, वो हम लोगों से ज्यादा चुस्त थे और सभी लोग, यानी किसी को मैंने उस पूरे अभियान में कहीं झपकी लेते हुए नहीं देखा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए, या उनको लगता था कि देखिए मुझ पर नजर पड़ी तो फिर प्रश्न पूछने लगते थे। ऐसे लगता था कि एक नई एनर्जी का संचार हो रहा है। यह स्थिति, लोग बोले कैसे सब हो रहा है। हमने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार के गुण सीखने तो ऐसे सीखा जाता है और हम लोग इसलिए इस कार्य को कर रहे हैं। पहली बार लोगों को लगा कि सरकार का जो पंचम तल कहलाता, इसमें भी हलचल हो सकती है। रात 12 बजे तक चलेगा कार्यालय, जो कभी आफ्टर लंच खुलता ही नहीं था। यानी लंच के बाद एक बार गए तो उसके बाद फिर कभी वापस नहीं कोई आता था। और रात 12 बजे तक चल रहा है। जो दिन में 12 बजे बंद हो जाता था और रात 12 बजे 1 बजे तक चलेगा, कोई कल्पना नहीं करता था। लेकिन आज हो रहा है। सभी मंत्री, कोई कार्य किसी को दिया कि भाई हमें ये रिपोर्ट 2 दिन के अंदर चाहिए, 2 महीने का कार्य 2 साल तक जिस पर कोई निर्णय नहीं कर पाया, हमारे मंत्रीगण 2-2 दिन के अंदर निपटाते हैं। दिन रात लग करके करते हैं, घंटों बैठते हैं, लेकिन 2 घंटे के अंदर परिणाम सामने आ जाता है। एक निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं। हम लोगों के त्वरित निर्णय लेने के पीछे एक टीम भाव है और टीम भाव जो फैसला एक टीम लेती है और फिर जब उसको क्रियान्वित की बात आती है तो पूरी टीम एक साथ लग करके उसको आगे बढ़ा देती है। परिणाम सबके सामने आ जाता है और सज्जनों, उसको हम लोगों ने मजबूती के साथ लगाने का प्रयास किया है। आमूल चूल परिवर्तन अगले वर्ष तक आप देखेंगे। एक नई व्यवस्था के साथ प्रदेश के अंदर हमारा शिक्षा विभाग आएगा, प्राथमिक भी, माध्यमिक भी, उच्च भी, टेक्निकल एजुकेशन भी और मेडिकल एजुकेशन भी। हम इन सब के क्षेत्र में जाएंगे। हमने व्यावसायिक और कौशल विकास के क्षेत्र में भी कुछ कार्य प्रारंभ किए हैं और हम लोगों का लक्ष्य है कि जो हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है कि हम 5 वर्ष में 70 लाख नौजवानों को रोजगार और नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम लोग इसको सफल करेंगे। लगे हैं, युद्ध स्तर पर हमारी टीम कार्य कर रही है, मंत्रियों का समूह लगा हुआ है। एक नई उद्योग नीति के साथ हम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में एक नया वातावरण उद्योग लगाने के लिए बन रहा है। जो लोग
यहां उद्योग लगाए थे, यहां से भाग रहे थे, आज वे प्रदेश में वापस आ रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहते हैं। हम लोग अभी कह रहे हैं यार रुको, हमारी उद्योग नीति को आने दीजिए, वो कह रहे नहीं नहीं अब हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, केवल हम लोगों को विश्वास हो गया कि हम प्रदेश में अब सुरक्षित हैं और वह आना चाहता है। सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास यही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के अंदर इस विश्वास को स्थापित करने में कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर सफल हुई है। और आज इस बात को काकी कहते हैं कि साहब हम आना चाहते हैं। कोरिया की एक कंपनी आई, 2,500 करोड़ रुपए का वह यहां पर निवेश करना चाहती है, भाग चुकी थी। जब वो मुझसे मिलने के लिए आए हमारे उद्योग मंत्री जी के साथ, तो मुझे बताया एक अधिकारी ने, कहा से भाग चुके थे ये लोग, आएंगे नहीं। तो जब आए तो खैर मैं भी इस बात को, मैंने कहा आया है तो जब भाग ही चुका है तो सामान्य रूप से मिलने के लिए आएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो उसने कहा साहब हम लोग, विश्वास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें सुरक्षा प्रदान कर देगी, हम लोग वापस आना चाहते हैं और 2,500 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हम प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं, वो करेंगे यहां पर। हम लोगों ने उनको कहा है कि नहीं, हमारी उद्योग नीति को आने दीजिए, हम लोग एक ऐसा माहौल बनाएंगे, जो लोग भाग चुके हैं वे वापस आएंगे और साथ साथ हम प्रदेश के अंदर व्यापक स्तर पर पूंजी निवेश करा करके प्रदेश में पलायन की समस्या का समाधान करेंगे। यहां का नौजवान पलायन नहीं करेगा, उसको नौकरी और रोजगार हम देंगे ही प्रदेश के अंदर। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी नए नए कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। जीएसटी लागू होने वाला है, हम शीघ्र ही उसके लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कर व्यवस्था को 1 नेशन 1 टैक्स के आधार पर लागू करने की बात की है, उत्तर प्रदेश उसमें मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा, हम लोग आए अभी 1 महीने नहीं हुए, हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि भाई देखो, हम महापुरुषों को जाति के नाम पर नहीं बंटने देंगे। महापुरुष तो सर्व समाज के हैं, पूरे समाज के हैं, पूरे राष्ट्र के हैं, और हम लोग उसको लागू पूरी मजबूती के साथ लागू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा महापुरुषों के नाम पर छुट्टी घोषित करके हम बच्चों को इससे वंचित कर देते हैं कि उस महापुरुष के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जान सके, उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सकें। हम लोगों ने एक कैबिनेट में इस निर्णय को लेकर कि नहीं, महापुरुषों के नाम पर छुट्टी नहीं होगी, बल्कि महापुरुषों के नाम पर पठन पाठन का कार्य सामान्य रूप से विद्यालयों में होगा, कार्यालय सामान्य रूप से चलेंगे और विद्यालय में उस पठन पाठन के सामान्य कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद 1 घंटे का अतिरिक्त कार्यक्रम हम लोग कराएंगे। उस महापुरुष की जीवनी पर प्रकाश डाल करके उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का कार्यक्रम होगा। हम लोगों के बाद दिल्ली की सरकार पे भी सद्बुद्धि आ गई है। एनसीडी चुनाव की हार भी हो सकती है, और भी कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी इस बात को अब स्वीकार किया कि नहीं, महापुरुषों के नाम पर अब छुट्टी नहीं होगी, वे भी अब इस कार्यक्रम को इस रूप में करेंगे। सज्जनों, एक प्रयास है हम लोगों का, हम लोग प्रदेश के अंदर, आप आश्चर्य करेंगे, नई आबकारी नीति के साथ भी आ रहे हैं। आबकारी नीति, हम लोग परेशान हो गए थे, बीच में जगह जगह तोड़फोड़ हुई, क्योंकि पिछली सरकार, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक पिछली सरकार ने 2016 में ही 2018 तक के सभी शराब के ठेके दे दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। तो पिछली सरकार ने चुपचाप पहले ही निर्णय ले लिया कि जो दुकानें सड़क पर हैं उन सबको 500 मीटर अंदर करके बस्तियों में खोल दो। जब तोड़फोड़ शुरू हुई, हम लोगों ने बुलाया, भाई क्यों, क्या है ये सब मामला, तो बताया गया इस प्रकार का मामला है। हम लोगों ने इसी समय तय किया, हम एक नई आबकारी नीति के साथ सामने आएंगे, और आबकारी नीति के अंतर्गत हम लोग सुनिश्चित करने वाले हैं कि शराब की दुकान किसी नेशनल हाईवे में भी नहीं होगा, स्टेट हाईवे में भी नहीं होगा, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारा, किसी चर्च के आसपास भी नहीं होगा, किसी शैक्षणिक संस्था के आसपास नहीं होगा, किसी बस्ती में भी 500 मीटर के अंदर नहीं हम लोग खुलने देंगे। और इस व्यापक नीति के साथ, एक महत्वपूर्ण योजना के साथ हम लोग सामने आ रहे हैं। हम नई खनन नीति के साथ आ रहे हैं। अब खनन माफिया प्रदेश के अंदर पनपने नहीं पाएगा। तात्कालिक परेशानी हो सकती है, लेकिन हम उसको इतना मजबूत करेंगे कि सामान्य नागरिकों को अपने सामान्य कार्यक्रमों के लिए किसी भी वस्तु की कमी न पड़े।
किसी विकास से जुड़ी हुई परियोजना में किसी बात की कमी न पड़े, लेकिन साथ साथ जो खनन माफिया हावी होकर के पूरी व्यवस्था को और सरकार को चुना लगाने का कार्य करते थे, उसको भी हम रोक रहे हैं। ई टेंडरिंग, हर ठेके को हम लोगों ने ई टेंडरिंग से जोड़ दिया है। 1 लाख तक का भी ठेका होगा उसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे, नहीं चलने देंगे, माफियागिरी नहीं चलने देंगे, गुंडागिर्दी नहीं चलने देंगे, और खनन को हम लोग सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे। पता लग जाएगा, हम एक जगह बैठ करके, हमारा कोई मंत्री, खनन मंत्री देख करके बैठ करके एक जगह से तय कर लेगा कि वास्तव में वहां खनन का जो पट्टा दिया गया है यह सही मायने में उसी के अनुरूप है कि कहीं इसमें किसी प्रकार का कोई चोरी है। अब रोकेंगे और सख्ती के साथ रोकेंगे। अब ये नहीं होगा सरकार का जितना राजस्व नहीं आता था उससे ज्यादा संपत्ति खनन मंत्री कमा लिए है। ये सब लूट बंद होनी चाहिए और हम इस लूट को बंद करेंगे। हम 2-3 कार्यक्रमों को और प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे सभी मंत्रीगण प्रदेश कार्यालय में प्रतिदिन एक मंत्री एक दिन महीने में जरूर बैठेगा, यानी महीने में 30 दिन या 31 दिन जो भी होंगे, एक एक मंत्री 2 घंटे के लिए वहां जरूर बैठेगा। साथ साथ मुख्यमंत्री आवास में भी एक जनता दर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे भी मैं स्वयं भी जाता हूं, हमारा एक राज्य मंत्री भी वहां पर प्रतिदिन उपस्थित रहता है, अधिकारी गण भी रहते हैं। हम लोग अभी तहसील दिवसों को संपूर्ण समाधान दिवस बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से उसको जोड़ेंगे। संपूर्ण समाधान दिवस का मतलब तहसील दिवस एक औपचारिक नहीं होगा। तहसील दिवस के दिन अगर किसी को जाति प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को आय प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को विकलांग प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को वृद्धा पेंशन चाहिए, किसी को विधवा पेंशन चाहिए, किसी को कोई अपनी जमीन के कागजात निकालने हो, किसी प्रकार का अन्य कोई शादी का अनुदान हो या किसी भी प्रकार के अन्य अनुदान की किसी कार्रवाई को संपन्न करना है, तो वह तहसील दिवस के अंदर उस पूरी कार्रवाई को वहीं पर संपन्न करेगा। एक छत के नीचे एक दिन के अंदर सारी कार्रवाई होगी और उसको हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का मतलब प्रतिदिन मैं स्वयं 8, 10, 20, 25 लोगों से स्वयं बातचीत करके पूछूंगा कि भाई आपकी ये शिकायत आई थी, इस पे क्या कुछ संबंधित विभाग ने कार्य किया कि नहीं किया। उस अधिकारी को भी पूछूंगा और फिर एक साथ पीड़ित को बुलवा करके उसको बिठाऊंगा अपने साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर और सामने अधिकारी को बिठाऊंगा, पूछूंगा कि भाई क्यों नहीं इसका समस्या का समाधान हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं होगी समस्या का समाधान, पीड़ित क्यों भटकेगा। और हम लोग इसको 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से लागू करने जा रहे हैं। रोज मैं देख रहा हूं गरीब कन्याओं की शादी में दिक्कतें हो रही हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 4 प्रकार की शादियों के लिए अनुदान मिलते हैं। अलग अलग उसके लिए अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से करता है। हम लोगों ने कहा नहीं, ये सब बंद होगा। अब हम लोग एक सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। उसको एक हमारी योजना बन रही है। अब गरीब कन्याओं की शादी दहेज के अभाव में बंद नहीं होने दी जाएगी। उसके लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कार्य करेगी सामूहिक रूप से। हर जिले में आप भी तैयारी करिए। बस शर्त यही कि दोनों पक्ष सहमत हों और दोनों बालिग हों। प्रदेश सरकार उसको सामूहिक रूप से संपन्न करेंगे। हर जिले में 200, 400, 500 शादियों के कार्यक्रम एक साथ संपन्न करने की तैयारियां होंगी। आप लोग उसके लिए युद्ध स्तर पर कार्यक्रम प्रारंभ। एक घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो गरीब कल्याण कार्ड बनाएगी। यह वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती वर्ष है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब कल्याण कार्ड बनाएंगे और उस कार्ड के माध्यम से प्रत्येक परिवार को वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जो एक गरीब और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। उस लक्ष्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हमारे सर्वे के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। अब ये नहीं होगा
कि किसी जाति विशेष को सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिल जाए। अब ये नहीं होगा किसी परिवार विशेष को सारी योजनाओं का लाभ मिल जाए। अब ये नहीं होगा कि प्रदेश के अंदर कुछ चंद लोग सरकार की सभी योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चलेगी पूरी मजबूती के साथ चलेगी, पूरी पारदर्शिता के साथ चलेगी। भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागर्दी पर पूरी कठोरता के साथ निपटने का कार्य करेगी। आप सबसे मेरा आग्रह होगा, आप लोगों ने सरकार बनाई है, हम लोग माध्यम हो सकते हैं, लेकिन आप भी सरकार के पार्ट हैं। एक बेहतर समन्वय सरकार और संगठन के बीच ये कैसे होगा? प्रभारी मंत्रीगण आपके जनपदों में आकर के आपके साथ योजना भी तय करेंगे। एक बेहतर समन्वय सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य और उसको लाभान्वित करने का कार्य ये आपके माध्यम से होगा। आप इसको कर सकते हैं। और अगर कहीं आपको लगता है कि ये कमी रह गई है, उस कमी को दूर करने का दायित्व तो हम लोगों का होगा। हम लोग करेंगे उसको। हम लोग कहीं भी आपकी उन भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे। लेकिन जो यहां पर आदरणीय माथुर जी ने कहा है और जो आदरणीय केशव जी ने कहा है, हमें उस मानसिकता को बदलना होगा कि हम अब विपक्ष में हैं। आप जिस भूमिका में आज कार्य कर रहे हैं, हम लोग कल तक उसी भूमिका में थे। हम लोग भी सड़कों पर आंदोलन करते थे। गोरखपुर में मेरे जितने सहयोगी हैं, सब लोग मई और जून में भी हम लोग मार्च निकालते थे, 5-5 किलोमीटर पैदल धूप में, पसीना होता था, पूरे कपड़े भीग जाते थे, 8 किलोमीटर तक सब लोग करते थे। और लगातार लोग चलते थे, आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन तब विपक्ष में थे। आज हम सत्ता पक्ष में हैं और सत्ता पक्ष का एहसास हम सबको होना चाहिए। कानून को हाथ में अगर हम किसी अन्य को न लेने देने की बात कर रहे हैं, तो कानून का हाथ हम भी न लगाएं। कहीं आपको लगता है कि अगला व्यक्ति गलत कर रहा है, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचा दीजिए। बाकी सरकार समय रहते आप, यानी इससे पहले कि आपको दूसरी बार बोलना पड़े, सरकार स्वयं उससे पहले ही सारे कार्य को निपटा देगी, सारे कार्य को समय पूर्ण ढंग से संपन्न कर देगी। और इस दृष्टि से हम सब आपका आह्वान करेंगे कि उस मानसिकता के साथ हम सबको खड़ा होना होगा। एक बड़ा विश्वास आपके साथ जुड़ा है प्रदेश के अंदर, जन विश्वास की उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की एक महती जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। कैसे हम उस जन विश्वास पर खरा उतरेंगे? इस सरकार और संगठन जब बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ेगा और जिन लोगों से हमने वायदे किए हैं, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो बातें हम लोगों ने कही हैं, उसको अक्षरशः हम जब धरती पर उतारने का कार्य करेंगे, तब सरकार बनने और इतना विराट समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उनके नेतृत्व में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की रणनीति के अंतर्गत आप सभी कार्यकर्ताओं के योगदान से जो सफलता प्राप्त हुई है, तब ये वास्तविक सफलता में बदलेगी। क्योंकि हम सबके सामने अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, हम सबके सामने 2019 है। इन सब का समाधान हम कैसे करेंगे, इस पर हम सबको अवश्य विचार करना चाहिए। मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करूंगा कि आप सब इस विपरीत परिस्थिति में, स्वाभाविक रूप से लोग दूर दूर से आए हैं, लखनऊ में गर्मी है और भी तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, उस सब के बावजूद आप यहां पर आकर के पूरे अभियान के साथ जुड़ने को जिस तत्परता के साथ आगे बढ़े हैं, आपने चुनौतियां झेली हैं, परेशानियां झेली हैं, पुलिस के लाठी डंडे और डंडों को सहन किया है, लेकिन आज आप जिस भूमिका में है, उस भूमिका में हम सबको एक बार अपने आप को साबित करना होगा। इस विश्वास के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस सरकार को आपका समर्थन इसी रूप में आगे मजबूती के साथ प्राप्त होगा, जिससे ये सरकार आपके लक्ष्यों के अनुरूप कार्य कर सके। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन से हम सबको ये विश्वास हो गया कि हम अपने उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदेश आपके नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। जब आगाज इतना सुहाना है तो अंजाम क्या होगा,
इस सब की प्रतीक्षा में पूरे प्रदेश की जनता आपकी ओर निहार रही है और जो 40 दिन में जो इस प्रदेश सरकार ने करके दिखाया है वो 5 साल में इस प्रदेश को हम सब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। संगठन पूरी तरह से सरकार के साथ रहकर सरकार और संगठन के दोनों पहिए समन्वय बना के चलेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।